गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जीव विज्ञान चैप्टर फर्स्ट जैव प्रक्रम का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का महत्व। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का महत्व। ठीक, तो आपको इसके ठीक अंदर हेडिंग डालनी है, प्रकाश की आवश्यकता का प्रदर्शन। तो देखें क्या, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, एक गमले में लगे पादप को अंधकार में 48 से 72 घंटे रखकर स्टार्च विहीन कर लेते हैं। एक पत्ती के दोनों काला कागज क्लिप की सहायता से लगाकर पादप को 3-4 घंटे के लिए प्रकाश में रख देते हैं। फिर पत्ती को तोड़कर आयोडीन का परीक्षण करते हैं। ठीक, तो एक गमला है, गमले में पादप पेड़ लगा है मतलब। ठीक, इसको अंधकार में 48 से 72 घंटे रख कर क्या करते हैं, स्टार्च विहीन करते हैं। ठीक, पत्ती के दोनों काला कागज क्लिप की सहायता से लगाकर पादप को 3-4 घंटे के लिए प्रकाश में रख देते हैं। फिर पत्ती को तोड़कर आयोडीन का परीक्षण करते हैं। ठीक, तो देखें यहाँ पर पत्तियाँ बनी हुई हैं। ठीक, हरा भाग आपका, ठीक देखें यहाँ पर क्या है, हरा भाग दिया है और काला कागज दिया हुआ है। ठीक, और हरा भाग दिया हुआ है। तो यहाँ पर ठीक क्या है, ठीक दो पत्तियाँ दी, एक में क्या नीला और काला भाग दिया हुआ है। ठीक, और बीच में क्या भूरा और पीला भाग है। फिर नीचे क्या नीला और काला। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्टार्च परीक्षण से पूर्व ठीक इस तरह का था और स्टार्च परीक्षण के बाद क्या हो जाएगा, नीला से ठीक नीला और काला में परिवर्तन होगा और भूरा और पीला में। ठीक, बीच का भाग जो काला भाग है, काला कागज है आपका, ठीक वो क्या भूरा और पीला में परिवर्तन होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या आगे चित्र बनाना है आपको। ठीक, इसके बाद देखिए पर्णहरिम की आवश्यकता का प्रदर्शन। ठीक, तो यहाँ पर पर्णहरिम की आवश्यकता क्या है देखेंगे। क्या लिखना है आपको, पत्ती का वह भाग जो काले कागज से ढका था, नीला नहीं होता है। इसमें प्रकाश के अभाव में स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ, जबकि पत्ती का शेष भाग स्टार्च के कारण नीला हो जाता है। प्रयोग से स्पष्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या प्रकाश आवश्यक है। फिर हेडिंग इसी में डालनी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता का प्रदर्शन। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता। तो लिखेंगे, एक बड़े एवं चौड़े मुंह की बोतल में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल लेते हैं। एक मंड रहित पादप की पत्ती को चौड़े मुंह की बोतल के अंदर इस प्रकार लगाते हैं कि उसका भाग बोतल में तथा आधा बोतल के बाहर रहता है। इस उपकरण को 3 से 4 घंटे तक धूप में रखकर आयोडीन परीक्षण करने पर पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर नीला पड़ जाता है, परंतु बोतल के अंदर के भाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, इसका कारण यह है कि बोतल के अंदर वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि बोतल में CO2 उपलब्ध नहीं था। इस बोतल की कार्बन डाइऑक्साइड KOH द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। स्पष्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। ठीक, इस प्रयोग को एक मोल का प्रयोग भी कहते हैं। ठीक, तो आपको ये चित्र बना लेना है। एक गमला दिया है और जो आपकी ये बोतल दी है उसमें KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ है। ठीक, ये गुटके के ऊपर रखा है और इसके बाद देखिए यहाँ पर मंड रहित पादप दिया हुआ है। ठीक, तो ये चित्र बना लेना है। फिर इसके बाद देखें, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो आपको लिखना है ये निम्नवत हैं। ठीक, अंदर इसकी हेडिंग डालनी है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले अंतः व बाह्य कारक। ठीक, तो ये आपके पहले जो है ये बाह्य कारक हैं। ठीक, तो ये हेडिंग डाल लेनी है। इसके बाद फिर आपको हेडिंग डालनी है प्रकाश। ठीक, तो ये बाह्य कारक हैं आपके। ठीक, प्रकाश क्या है,
लाइट क्या है? प्रकाश संश्लेषण की दर दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में अधिकतम होती है। ठीक, देखने में क्या होती है? अधिकतम होती है। दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने के साथ बढ़ती है, लेकिन तीव्रता बहुत अधिक बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर अचानक कम हो जाती है, क्योंकि अधिक तीव्रता पर पर्णहरिम का सोलराइजेशन हो जाता है। फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या है इसके अंदर? ठीक, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है। ठीक, वायुमंडल में क्या, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाएगी। फिर तापमान हेडिंग, टेम्परेचर क्या है? पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान तक बढ़ती है। इसे कम अथवा अधिक तापक्रम पर एंजाइम की विकृतीकरण हो जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण दर कम हो जाती है। फिर देखें अगली हेडिंग, खनिज लवण। खनिज लवण क्या है? खनिज लवणों जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज, ठीक, आयरन और क्या सल्फर की कमी से भी प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। फिर क्या है? जल। जल से प्राप्त हाइड्रोजन CO2 का अपचयन, ठीक, CO2 का अपचयन करती है। ठीक, अतः जल की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन आपका ठीक लॉन्ग में आता है। ठीक, 3 या 3.5 नंबर का शायद ठीक का आता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक, फिर देखें अगला। ठीक, अगली हेडिंग है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले अंतःकारक। ठीक, दोनों एक ही के भाग हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या है? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो क्या कह रहा है? पत्ती की संरचना, रंध्र की संरचना और संख्या और वितरण एवं स्तंभ, ऊतक की कोशिकाओं में पर्णहरिम की मात्रा आदि। ठीक, आप देखें हेडिंग, रंध्र का नामांकित चित्र तथा द्वार कोशिकाओं का वर्णन। ठीक, तो रंध्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो सबसे पहले हेडिंग डाली रंध्र की संरचना। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर? रंध्र मुख्य रूप से पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र में 2 अर्धचंद्राकार सेम के बीच के आकार की द्वार कोशिकाएं तथा मध्य में एक रंध्रीय गुहा पाई जाती है। द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है, रंध्र में हरित लवक पाए जाते हैं। फिर हेडिंग डालनी पर्ण रंध्र के खुलने तथा बंद होने की क्रियाविधि। रंध्रीय गति रक्षक कोशिकाओं की आसुनता पर निर्भर करती है। लेकिन रक्षक कोशिकाओं के आसुन होने पर रंध्र खुल जाते हैं और श्लथ दशा में रंध्र बंद हो जाते हैं। दिन के समय रक्षक कोशिकाओं की CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त हो जाने के कारण इसका माध्यम क्षारीय, इससे फास्फोराइलेज एंजाइम के संक्रियण के कारण रक्षक कोशिकाओं में संचित स्टार्च ग्लूकोज में बदल जाता है तथा रक्षक कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ जाती है। ये समीपवर्ती कोशिकाओं से जल ग्रहण करके आसुन हो जाती है। रक्षक कोशिका के भीतरी मोटी सतह के भीतर की ओर खिंचाव आने से रंध्र खुल जाते हैं। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, अतः रक्षक कोशिकाओं में श्वसन के कारण CO2 की मात्रा बढ़ जाने से इनका माध्यम अम्लीय हो जाता है। रक्षक कोशिकाओं का ग्लूकोज स्टार्च में बदल जाता है। इसके कारण रक्षक कोशिकाओं की सांद्रता में कमी हो जाती है। ठीक, रक्षक कोशिकाओं से जल समीपवर्ती कोशिकाओं में विसरित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप रक्षक कोशिकाएं श्लथ स्थिति में आ जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक, ये चित्र आपका देखो बना हुआ है। ठीक, इस चित्र को बना लेना है। ठीक, इसमें क्या क्या दिया है? केंद्रक दिया हुआ है, भीतरी मोटी भित्ति दी हुई है। ठीक, ये बाहरी पतली भित्ति दी हुई है। ठीक, तो ये A और B एक बंद अवस्था में, एक क्या है? खुली अवस्था में है। ठीक, तो इसको बना लेना है। इसके बाद देखिए हेडिंग डाली पादपों में रंध्र की उपयोगिता। तो पादपों में रंध्र की उपयोगिता क्या है? वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है। ठीक, और प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन क्रिया में सहायक होता है। फिर इसके बाद देखिए विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण क्या है? ऐसे जीवधारी
जो अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं तथा भोजन के लिए अन्य जीवों या स्वपोषी पर निर्भर होते हैं, ऐसे जीव परपोषी कहलाते हैं तथा पोषण की यह प्रक्रिया परपोषण कहलाती है। तो क्या कहा गया है, विषम पोषी पोषण क्या है, तो क्या ऐसे जीवधारी जो अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, ठीक, नहीं कर पाते हैं तथा भोजन के लिए क्या अन्य जीवों या स्वपोषी पर निर्भर होते हैं, ऐसे जीव परपोषी कहलाते हैं। जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, ठीक, जो स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, ठीक, तथा भोजन की यह प्रक्रिया क्या परपोषण कहलाती है। परपोषी जीव निम्न प्रकार के होते हैं। पहला क्या, प्राणी समभोजी। तो प्राणी समभोजी क्या है, इनमें सभी शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी जीव आते हैं। सम मतलब कि जो प्राणी क्या सब तरह के इसमें आ जाते हैं, ठीक, इनमें क्या शाकाहारी भी आ जाते हैं, मांसाहारी भी आ जाते हैं और सर्वाहारी, ठीक। तो इसके बाद देखें दूसरी हेडिंग क्या है, परजीवी। परजीवी का मतलब क्या होता है, वे जीव जो दूसरे जीवों, जंतु एवं पादप के शरीर पर आश्रित रहकर उन्हें मारे बिना अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं, ठीक। क्या करते हैं ये जीव जो दूसरे जीवों, जंतु एवं पादप, जैसे कि मान लो एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि भैंस पर क्या बगुला बैठ जाता है और बगुला क्या भैंस के पीठ के कीड़े क्या करता है, खाता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये ना तो मारता है, क्या करता है, उसको खाता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे, जीव परजीवी हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, वे जीव जो दूसरे जीवों, जंतु एवं पादप के शरीर पर आश्रित रहकर एवं उन्हें मारे बिना अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखें क्या है, ठीक, परजीवी बताया कि क्या हो सकते हैं, भैंस के पेट में जो कीड़े होते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर नाम दिया गया है, जैसे फीताकृमि, ठीक, कामा अमरबेल, कामा जोक, कामा खटमल आदि, ठीक। तो ये हो गए क्या परजीवी होते हैं, खटमल भी परजीवी है, ठीक, जोक भी परजीवी है। अब देखिए इसके बाद क्या, मृतोपजीवी, ठीक। मृतोपजीवी क्या है, वे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं, ठीक। वे जीव जो मृत मतलब मरे हुए, ठीक। तो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक, मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे कि कवक, ठीक, कुछ जीवाणु और ईस्ट होता है, मशरूम होता है आदि, ठीक। इसके बाद आपकी क्लास यहीं से समाप्त है, ठीक। तो अगली क्लास में आप इसी के आगे पढ़ेंगे, ठीक। क्या पढ़ेंगे, मानव का, ठीक, आप पाचन तंत्र के विषय में पढ़ेंगे, ठीक। तो अगली क्लास में ठीक इसी के आगे अध्ययन करेंगे, पहला चैप्टर ये भी है, ठीक। थैंक यू क्लास।